हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th कॉमर्स स्ट्रीम। होपफुली बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और घर पर रहकर अपनी जैसे आपके 11th की स्टडी स्टार्ट हो गई है। आपका जो कॉमन सब्जेक्ट के उनका वर्क तो आपके पास आ ही रहा था, लेकिन अब आपके पास स्ट्रीम वाइज भी वर्क आ रहा है ना। तो आपको सभी को अपनी स्टडी को प्रॉपरली लेकर चलना है, क्योंकि हमें पता है कि कोविड में हमारी स्टडी किस तरह से हो रही है ना। तो जितने भी अच्छे तरीके से आप अपनी स्टडी को घर पर रहकर अच्छे से कर रहे हो, उतना ही बेनिफिट आपको उसका मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो 11th में अभी अच्छे से स्टडी करोगे, आपके लिए वो 12th के लिए भी बेनिफिट होगा। तो प्रॉपरली आपके पास जिस भी सब्जेक्ट का जिस भी तरीके से आपके पास वर्क आ रहा है, जैसे पीडीएफ आ रही है, वीडियो आ रही है, आपको पीडीएफ के से अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं और वीडियो को ध्यान से सुनकर एक्सप्लेनेशन को हर एक चैप्टर की हर एक सब्जेक्ट की ध्यान से सुननी और समझनी है। ठीक है, तो चलिए आज हमें जो बात करनी है वो बात करनी है हमें इकोनॉमिक्स की। आपको बताया था कि आपकी इकोनॉमिक्स आपके पास मैसेज आया होगा कि आपका चैप्टर 1 की पीडीएफ भी दी गई थी, जिसके लिए आपको रजिस्टर बनाना है और उसमें अपने नोट्स को कंप्लीट करना है। मैंने बुक बताई थी आपको कि इकोनॉमिक्स की आपकी 2 बुक होंगी। फर्स्ट बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड बुक आपकी है स्टैटिक्स की। ठीक है, धनपत राय पब्लिकेशन है, राइटर संदीप गर्ग की है। तो आपके पास अगर पुरानी मिलती है आप पुरानी भी ले सकते हो, नहीं तो आप न्यू परचेज़ कर लेना, जैसे आपको सुटेबल हो, जो आपको अच्छे से मिल जाए वो आप ले लेना। ठीक है, आपको स्टडी उसी से करनी है और जो भी मैं आपको पीडीएफ और वीडियो भेजूँगी उनको ध्यान से सुनना और समझना है। तो चलिए चैप्टर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन यानी कि अपने सब्जेक्ट के बारे में या अपने चैप्टर के बारे में एक इंट्रो पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, इसमें इकोनॉमिक्स में है क्या। तो फर्स्ट ही है इसमें व्हाट इज़ एन इकोनॉमी, है ना, कि भाई इकोनॉमी है क्या, व्हाट इज़ एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था क्या है। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व मैनी एक्टिविटीज़ हैपनिंग अराउंड यू इन योर डेली लाइफ, कि भाई हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। फॉर इंस्टेंस यू मे हैव सीन, हमने बहुत सारी चीज़ें भी देखी हैं, जैसे फैक्ट्री सभी ने देखी होगी, माइंस खाने भी देखी होंगी, शॉप्स, ऑफिस, फ्लाईओवर, रेलवे ETC, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो ऑल दीज इंस्टीट्यूशन की ये जो सभी इंस्टीट्यूशंस हैं ये एक संस्थाएं हैं, जो ये संगठन करती हैं, मे बी कलेक्टिविटी कॉल्ड एन इकोनॉमी। तो ये संस्थाएं जो भी हम निर्माण करती हैं, सबसे पहले ये संस्थाएं एक संगठन बनाती हैं मिलकर, और उसके साथ में जो भी वर्क करना होता है, जैसे फ्लाईओवर की बात करें तो फ्लाईओवर में हम जैसे पुल बनाना है तो फ्लाईओवर बनाने के लिए पहले ये कुछ संगठन बनाएंगे, उसके साथ में ये देखेंगे कहाँ से क्या रॉ मटेरियल चाहिए, किस तरह से हमें क्या निर्माण करना है, किस तरह से हमें इसको ऑर्गेनाइज करना है। तो वो सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमी के अंडर में आती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या कहा है। एन इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न लिविंग, कि भाई हमारी जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी हमें क्या करती है, इकोनॉमी हमें करती है, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो हमें प्रोवाइड करता है अर्निंग अ लिविंग, कि हमारी जो लिविंग है हम अपनी लिविंग को किस तरह से जी सकते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को काम करने और जीविकोपार्जन के साधन प्रदान करती है। कोविड टाइम में हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन चली गई है, क्योंकि कोविड में किसी के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं रहा, सबके रोज़गार बंद हो गए हैं, इकोनॉमी डाउन हो गई है ना। जिनके पास जॉब थी वो जॉब भी नहीं रही, तो इससे क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी पर ही तो इफ़ेक्ट पड़ा इस चीज़ का, है ना। तो इकोनॉमी ही हमारे लिए क्या करती है, अर्न अ लिविंग करती है, कि भाई अगर हम काम कर रहे हैं और हमें उसके बदले में पैसा मिल रहा है, तभी तो हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं, तभी तो हमारे पास कुछ अर्निंग होगी। अब जैसे यहाँ पर अभी ऊपर एग्जांपल दिया है फ्लाईओवर का, रेलवे का, फैक्ट्रीज़ का, माइन का, शॉप का, ऑफिस का, है ना। तो इन सब में भी तो कोई ना कोई वर्कर काम करता है, और वो वर्कर अगर काम करेंगे तभी उनको अर्निंग होगी, तभी उनकी इकोनॉमी होगी, है ना।
तो यहाँ पर ये इसलिए डिपेंड करता है हमारे किस पर, इकोनॉमी पर, इसलिए इन सबको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एन इकोनॉमी। आई बात समझ में। तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को काम करने और जीविकोपार्जन के साधन प्रदान करती है। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट आते हैं वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी, कि भाई वाइटल प्रोसेस क्या है, कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आप इकोनॉमी की इसको इम्पोर्टेंस भी बता सकते हो, ठीक है। तो इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड लिविंग टू द पीपल, की अर्थव्यवस्था एक प्रणाली है जो लोगों को जीवन यापन करती है। फॉर दिस ऑब्जेक्टिव टू बी फुलफिल्ड इट इज़ नेसेसरी, वो लोगों का जो उद्देश्य होता है उसको पूरा करने के लिए आवश्यक है। दैट एवरी इकोनॉमी शुड अंडरटेक 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और प्रत्येक अर्थव्यवस्था में 3 एक्टिविटीज़ की जाती हैं, वो 3 इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधियाँ करनी चाहिए। फर्स्ट इज़ प्रोडक्शन, एंड सेकंड इज़ कंजप्शन, और थर्ड इज़ आपका इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। फर्स्ट प्रोडक्शन क्या है भाई, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे तभी वो हमारा सेल होगा और तभी हमारे पास अर्निंग के लिए कुछ आएगा। अगर हम नॉर्मली बात करें, अगर हम जितना भी हम फूड प्रोवाइड करते हैं या फूड को हम जितना भी हम अपने खाने के लिए करते हैं वो भी तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन होता है। हम क्लॉथ वियर करते हैं, कपड़े पहनते हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन होता है ना। हर एक चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है। अब प्रोडक्शन अगर हम कर रहे हैं तो उसके साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, कंजप्शन भी करना पड़ेगा, मीन्स हमें कंज्यूम भी करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी अगर कोई भी एक प्रोडक्ट बनाती है तो वो किसके लिए बनाती है, ताकि वो प्रोडक्ट उसका ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम किया जाए। कंज्यूम किया जाएगा तो उसे क्या होगी, अर्निंग होगी, है ना। अर्निंग होगी तो भाई कंपनी को प्रॉफिट होगा। अब कोई भी कंपनी अगर एक प्रोडक्ट बना रही है, मीन्स फॉर एग्जांपल हम लेते हैं किसी कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया और उसका वो प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, है ना। अगर वो सेल नहीं होगा, किसी ने कंज्यूम नहीं किया, क्या उसको कोई बेनिफिट होगा, नहीं, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि उसका लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसने जितना भी प्रोडक्शन में जितना भी मटेरियल यूज़ किया है, रॉ मटेरियल लगाया है, जितनी भी उसने मशीनें यूज़ करी हैं, उन सब का भी बेनिफिट नहीं होगा। तो हम जो भी प्रोडक्शन करेंगे उसको सबसे पहले कंज्यूम करना पड़ेगा, और कंज्यूम के साथ में हमारी कुछ अर्निंग होगी, कुछ प्रॉफिट होगा कंपनी को, तभी हमारी इकोनॉमी कुछ डेवलप हो पाएगी, है ना। तो उसके साथ में भाई हमारे प्रोडक्शन कर लिया, प्रोडक्शन के बाद में वो कंज्यूम किया गया, और कंज्यूम के बाद में वो इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। भाई जब हम कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट के साथ में हमारी पूंजी का निर्माण भी होगा, कि हमें अपनी कैपिटल भी उसमें लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो दीज इकोनॉमिक एक्टिविटी आर नो एज एसेंशियल्स और द वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। तो इन आर्थिक गतिविधियों को अर्थव्यवस्था की नेसेसरी या इम्पोर्टेंस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्लियर हुई इतनी बात। नेक्स्ट आते हैं, अब अभी हम इकोनॉमी की बात करते हैं, अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की। वो थी हमारी अर्थव्यवस्था। अब अर्थशास्त्र पर आते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का एक विज्ञान है, कि वो साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। कंसर्न विद एलोकेशंस ऑफ स्कार एंड रिसोर्सेज। वो क्या करता है कि भाई वो रिसोर्सेज को एलोकेशन करता है, एलोकेट करता है, आवंटित करता है। किस तरह से, मीन्स इन अ सच ए मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। इस तरह से कि जो हमारे कंज्यूमर हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई किया जाए। जितना ज़्यादा हम उनको सेटिस्फाई करेंगे उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा, उतने ज़्यादा हमारे प्रोडक्शन हमारा प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है भाई। कस्टमर सेटिस्फाई मीन्स हमने किसी कंपनी ने 100 प्रोडक्ट बनाए, है ना, तो वो 100 के 100 हमारे लोन्स हो गए, कस्टमर इतने सेटिस्फाई हो गए, तो उसको तो 100% प्रॉफिट मिल जाएगा। जितने ज़्यादा हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा उतना ज़्यादा ही हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। एंड द सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर। और ये समाज में भी अपने सामाजिक कल्याण को भी अधिकतम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि जितने हमने कोई एक प्रोडक्ट यूज़ करा, वो हमें अच्छा लगा, हम सेटिस्फाई हो, हम किसी दूसरे पर्सन को बताएंगे, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी भी बढ़ेगी और वो सोसाइटी में
वेलफेयर भी करेगा कि हाँ भाई उस ब्रांड का या उस कंपनी का ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो एलोकेट करती है, जो रिसोर्सेज करती है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करना है, क्या कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है, और हमारा जो प्रोडक्ट है तभी वो हमें उतना प्रॉफिट दे पाएगा। जितने ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाई होंगे उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा, उतनी ज़्यादा हमारी सोसाइटी वेलफेयर होगी। क्लियर है? उम्मीद करती हूँ ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा इकोनॉमिक्स का। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्कैरसिटी एंड चॉइसेस, कमी और पसंद। पसंद आपको पता है कि हम कोई भी चीज़ अगर परचेज करते हैं तो वो हम अपनी चॉइस की करते हैं, है ना। और स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, ठीक है, किसी चीज़ की कमी होना, और चॉइस आपको पता है। तो स्कैरसिटी एंड चॉइस इज़ द एसेंस ऑफ द इकोनॉमिक्स, कि कमी और पसंद भी किसका सार है? अर्थशास्त्र का सार है। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है हमारा scarcity is a situation in which demand for resources is greater than the supply of resources। कि भाई जहाँ स्कैरसिटी की बात करें हम कि स्कैरसिटी एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी कंडीशन है जहाँ डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए, है ना, कि डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि डिमांड, संसाधनों के रिसोर्सेज की डिमांड तो बढ़ रही है और उसी के साथ में उसकी आपूर्ति ना हो पाए, है ना। तो यहाँ पर जब हम स्कैरसिटी के साथ में, और अगर डिमांड भी बढ़ रही है और सप्लाई भी हो रही है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ना किसी चीज़ की कमी होगी और सबकी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको सब चीज़ें अवेलेबल होंगी, है ना। तो स्कैरसिटी इज़ अ सिचुएशन इन विच डिमांड, कि वह ऐसी डिमांड है जो रिसोर्सेज ग्रेटर दैन द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, कि कमी एक ऐसी स्थिति है जिसमें संसाधनों की मांग संसाधनों की आपूर्ति से अधिक हो। क्लियर हो गई बात? फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो है चॉइस इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्शन फ्रॉम लिमिटेड अल्टरनेटिव, कि पसंद जो है वो सीमित विकल्प में से चयन की प्रक्रिया है। आपके पास 4 ऑप्शन है ना, एक ए प्रोडक्ट है, दूसरा बी, तीसरा सी और फोर्थ आपके पास डी। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, लेकिन 4 में से हम टिक क्या करेंगे? किसी एक को ही तो करेंगे। तो हमें सिलेक्शन किसका करना होगा? एक का करना होगा। आपको एक भी नहीं मिल पाता तो आप इसका एक अल्टरनेटिव यूज़ करोगे कि भाई ये नहीं तो इसका ये हो सकता है। तो लिमिट में से चूज़ करना हमारा क्या कहलाता है? चॉइस, है ना, कि भाई चार चीज़ें हैं आपके पास और 4 में से आपको एक पसंद करनी है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा एमरजेंस ऑफ चॉइस, पसंद का उदय। मीन्स रिसोर्सेज आर स्केयर, संसाधन दुर्लभ है। फर्स्ट तो ये हो गया। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनके ऑप्शन है हमारे पास अल्टरनेटिव यूजेस हैं। मीन्स आपको आपके पेरेंट्स ने 100 रुपीज़ दिए, 100 रुपीज़ में आपको 3 ऑप्शन है, ठीक है। आपको कहीं बाहर घूमने जाना है तो आप सोचोगे कि हाँ 100 में मैं वहाँ तक जा सकता हूँ या जा सकती हूँ या नहीं, ठीक है। आपको नोटबुक परचेज़ करनी है कि भाई वो मेरे काम आएगी, मुझे अपना वर्क करना है उसमें। क्लियर होगी बात? या आपको भूख लगी है, आपको कुछ खाना है, तो इसमें आपको देखना है कि मैं इसमें से किस अल्टरनेट का यूज़ कर सकता हूँ। जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा आप उसको यूज़ करोगे ना, क्योंकि रिसोर्सेज तो सिर्फ एक है, 100 रुपीज़। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चों इकोनॉमिक्स जो है हमारी वो 2 टाइप्स की होती है। हमारी 2 टाइप्स इकोनॉमिक्स है। फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज़ आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो हमारी जो क्लास 11th में हमें जो पढ़नी है वो हमें पढ़नी है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिस बुक का आपका ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। जो आपकी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये आपकी 12th क्लास में आएगी। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर आपको दोनों एक्सप्लेन थोड़ा दोनों के बारे में बताया जाएगा। चलिए देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट लाइक अ कंज्यूमर एंड अ प्रोड्यूसर, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है भाई? माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म अर्थशास्त्र जिसको हम बोलते हैं,
अर्थशास्त्र की वह शाखा है या वह ब्रांच है जो स्टडी करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर, आर्थिक गतिविधियों पर, और रिलेटेड होती है किससे, व्यक्तिगत गतिविधियों से, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों से। जैसे लाइक अ कंज्यूमर, भाई हमारा जो रिलेट है वो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट है, और वो किससे रिलेट करता है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर से। क्योंकि हम कोई भी अगर प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, कोई भी कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो वो किसके लिए बनाते हैं, कंज्यूमर के लिए बनाती है। कोई भी प्रोडक्ट किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है, कोई भी प्रोड्यूसर अगर किसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है तो वो किसके लिए बना रहा है, कस्टमर के लिए। तो ये हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये एक ऐसी ब्रांच है जो रिलेट करती है आर्थिक गतिविधियों से, और वो भी कौन सी, जो व्यक्तिगत होती है, जो व्यक्ति से जुड़ी हुई होती है। जैसे कंज्यूमर हो गया, हमारा प्रोड्यूसर हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो उपभोक्ता या उत्पादक जैसी व्यक्तिगत आर्थिक इकाई से संबंधित होती है, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करती है। क्लियर है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग। तो इसमें जो समस्या आती है, हमें जो इसमें डिफ़ाइन करना होता है, वो क्या डिफ़ाइन करना होता है, प्रोडक्ट प्राइस को और फैक्टर प्राइस को। ठीक है, फैक्टर प्राइस हम देखते हैं कि किस प्रोडक्ट का क्या फैक्टर रहेगा, किसके अकॉर्डिंग हमें क्या इसका प्राइस रखना है, और प्रोडक्ट प्राइस। क्लियर हो गई बात। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which studies economic activities relating to economy as a whole। समिष्ट, इसको बोलते हैं हम समिष्ट अर्थशास्त्र, एक व्यापक अर्थशास्त्र, वाइड, जिसको नैरो और वाइड पढ़ा होगा ना आपने। तो हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये तो वाइड पर डिपेंड करती है, और हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स नैरो पर डिपेंड करती है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें पूरे देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना होता है, जिसमें हमारी इन्फ्लेशन भी आ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी आता है, प्राइस लेवल भी आता है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, पूरी कंट्री के बारे में, पूरी कंट्री की इकनॉमी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कोविड टाइप में हमारी पूरी कंट्री की जो इकनॉमी है वो डाउन हुई है, तो वो कौन सी इकनॉमी में आएगा, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू इकोनॉमी एज ए होल। कि समिष्ट अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी की वह ब्रांच है जो समग्र रूप से, जो पूरे होल मतलब पूरी तरह से अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, जो पूरी एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से निभाती है, पूरी तरह से उस पर स्टडी करती है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। प्रॉब्लम रिलेट टू अनएम्प्लॉयमेंट, मैंने अभी बताया कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी से संबंधित समस्या को हम इसमें पढ़ते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज विच आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। और जितने भी हमारे अर्थशास्त्र से रिलेटेड जितने भी हमारे इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं, उन सब के रिसोर्सेज को, उन सब का वेरिफिकेशन किया जाता है किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पर ही इफ़ेक्ट पड़ा है, क्योंकि वो होल कंट्री, होल पर डिपेंड करती है। पूरी जितनी भी इकोनॉमी होती है वो हर तरह से, वो गवर्नमेंट के थ्रू हो, वो किसी पर्सन की इकोनॉमी हो, तो वो सब हमारी किस में आएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जिसको हम नियामक अर्थशास्त्र बोलते हैं, नियामक। ठीक है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज विच इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, ओपिनियन, सजेशन विच आर डिबेटेबल। मीन्स यहाँ हमारा जो नियामक अर्थशास्त्र है, जो मानक अर्थशास्त्र है, वो स्टडी करता है मुद्रों के अध्ययन से, यानी कि जो भी हमारी स्टडी ऑफ इश्यूज़ होते हैं इकोनॉमी के, उसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं प्राइस से रिलेटेड, कि हमारा क्या प्राइस डिसीज़न होगा, किस तरह से हमें उसमें डिसीज़न लेना है, क्या सजेशन करना है। तो यहाँ पर एक डिबेटेबल हो जाता है, एक बहस योग्य हो जाता है। जैसे जब बजट गवर्नमेंट तैयार करती है तो कुछ लोग कुछ डिसाइड करते हैं, कुछ लोग कुछ और सजेशन देते हैं। तो हम यहाँ पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में भी यही कंडीशन आती है कि यहाँ पर जजमेंट किया जाता है, ओपिनियन लिए जाते हैं, सजेशंस दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं, हमारा छोटा सा टॉपिक है इकोनॉमी। ठीक है, फिर से वही अर्थव्यवस्था। तो इकोनॉमिक्स इज़ अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया
अर्न देयर लिविंग, की अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र के लोगों का जीवन यापन किया जाता है ना भाई। इकोनॉमिक्स हमारा एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को जीवन यापन करने के लिए रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, सुविधाएं भी प्रदान करता है। भाई किसी के पास अगर जॉब है तो उसकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है ना, यानी कि उसका जीवन यापन हो रहा है। अगर वो अपनी नेसेसरी को कंप्लीट कर रहा है, मीन्स वो अपनी सेटिस्फैक्शन कर रहा है, तो वो अपनी इकोनॉमी को सही तरह से जी रहा है, अपनी इकोनॉमी उसकी सही है। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है, मार्केट इकोनॉमी इज़ अ फ्री इकोनॉमी इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल बाय द मार्केट फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। कि भाई मार्केट इकोनॉमी, अब देखो यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी आ गया, और मार्केट इकोनॉमी एक मुक्त, एक फ्री इकोनॉमी है, एक मुक्त अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक गतिविधियों को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाता है। गतिविधियों को किसके लिए? मार्केट फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, कि जो हमारी आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो आपूर्ति और मांग की बाजार शक्तियों को नियंत्रित कर सके। क्योंकि देखो जब हमारी जो इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी है, अगर हमारे पास जो भी डिमांड होती है किसी भी प्रोडक्ट की, वो कहाँ से होती है? मार्केट से होती है। भाई मार्केट में अगर प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो कंपनी भी उसको उतना ही सप्लाई करेगी। तो मार्केट इकोनॉमी एक फ्री इकोनॉमी है जो कंट्रोल करती है सप्लाई एंड डिमांड को। क्लियर हो गई बात। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज़ द वन इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी और द गवर्नमेंट। कि भाई जो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, अब हम सेंट्रल की बात करें, जो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था है हमारी, जिसमें हमारी आर्थिक गतिविधियों को, जिसमें हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाता है सम सेंट्रल अथॉरिटी बाय द गवर्नमेंट, कि किसी केंद्रीय प्राधिकरण या सरकार द्वारा नियंत्रित कर जाते हैं। भाई अगर गवर्नमेंट ने इकोनॉमी के बेस पर कोई रूल्स बना दिया है तो वो हमारा सेंट्रल पर डिपेंड हो जाएगा और हमें उसी के बेसिस पर सारे वर्क करने होंगे, उसी तरह से हमारी इकोनॉमी चलेगी। किस बेस पर? सेंट्रल के बेस पर, क्योंकि ये कौन कंट्रोल कर रहा है इसको? सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। क्लियर है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, कि हमें किस तरह से प्रोडक्शन करना है, किस तरह से हमें क्या करना है, उसकी भी वीडियो आपके पास आएगी, बहुत ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ द वन इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर गवर्नड बाय द मार्केट फोर्स बट आर रेगुलेट बाय द गवर्नमेंट। कि भाई जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, वह है जिसमें हमारी जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो मार्केट फोर्स पर, यानी कि बाज़ार की ताकत द्वारा शासित होती हैं, कि वो मार्केट पर डिपेंड रहते हैं लेकिन गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल होती हैं। कि भाई मार्केट में किस तरह से क्या प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, किसको हमें सप्लाई करना है, किसको हमें डिमांड करनी है, ये तो है ही मिक्स्ड इकोनॉमी में, लेकिन वो रेगुलेट कौन कर रहा है? बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का है। तो मोस्ट मॉडर्न इकोनॉमिक आर मिक्स्ड इकोनॉमी, कि जो अधिकांश हम जो इकोनॉमी को फॉलो करते हैं वो हमारी कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, मोस्ट मॉडर्न इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर होगी? होप सो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स अवसर लागत। जैसे अब आपको अपॉर्चुनिटी मिली है 11th पढ़ने की, आपने 10th के एग्ज़ाम के बाद में या प्री बोर्ड के बाद में आपको डायरेक्ट 11th का पढ़ रहे हो, है ना, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज रिसोर्सेज आर स्केयर, क्योंकि भाई संसाधन रिसोर्सेज बहुत मुश्किल से मिलते हैं। द सोसाइटी इज़ ऑलवेज फोर्स टू मेक चॉइस, तो सोसाइटी क्या करती है कि समाज हम हमेशा चुनाव करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, कि भाई हमें कुछ ना कुछ सेलेक्ट तो करना है, कुछ ना कुछ हमें चॉइसेस तो करना है। तो टू प्रोड्यूस्ड मोर ऑफ वन गुड्स, तो हमें एक वस्तु का अधिक उत्पादन करने के लिए अमाउंट ऑफ अदर गुड्स हैज़ टू बी सेक्रीफाइज्ड। भाई किसी भी एक चीज़ को बनाना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे प्रोडक्ट को एक निश्चित मात्रा में हमें उसको परचेज भी करना पड़ता है और उसके लिए हमें सेक्रीफाइज्ड भी करने पड़ते हैं। मान के चलो हम जो पेन यूज़ करते हैं उस पेन को बनाने के लिए भी बहुत सारे रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं। उसके लिए ग्रिप भी चाहिए, निप भी चाहिए ना, उसकी बॉडी शेप भी चाहिए, उसके लिए हमें मशीनें भी चाहिए,
है ना। और वो हमें देखना होगा कि हमारे पास कितनी डिमांड आएगी और हम किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो भाई हमें हमारे पास रिसोर्सेज की अगर कमी है और हमें किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का, हमें किसी एक वस्तु का अगर उत्पादन करना है तो उसके लिए हमें अदर वस्तुओं का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है। The true cost of using economic resources in any given project is the loss of the alternative output which they might have produced। कि भाई अगर हमें किसी भी परियोजना में या किसी भी हमें प्रोजेक्ट पर वर्क करना है, हमें उसके इकोनॉमिक रिसोर्सेज को देखना है, तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि उसकी एक्चुअल में क्या आउटपुट रही है, उसकी क्या अल्टरनेटिव आउटपुट है। तब हम उसके साथ में ये देखेंगे कि वो हमें प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, तो अपॉर्चुनिटी अगर हमें मिली है तो हमें उसके साथ में ये भी देखना होगा कि ये हमारी जो अपॉर्चुनिटी है, हमें जो अपॉर्चुनिटी वर्क करने की मिली है, ये हमारा सही से डिमांड और सप्लाई भी हो पाएगी, नहीं कि इसकी डिमांड बढ़ेगी या नहीं। अगर उसकी डिमांड होगी तो हमारी जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो वर्क कर जाएगी, और अगर अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी हमारी डिमांड सप्लाई नहीं हो रही है, सही से हमें डिमांड नहीं मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक लॉस हो जाएगा, है ना। तो हम देखना होगा कि हमें वो अल्टरनेटिव आउटपुट को हम प्रोड्यूस करें या नहीं करें। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमें जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो कहाँ तक हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। ठीक है बच्चों, तो आपका ये जो चैप्टर 1 है, इसमें जो टॉपिक हैं आपके, ये सभी टॉपिक मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आपका एक पूरा टॉपिक है जो आपके PDF में आपके पास आया होगा, उसकी भी आपको वीडियो मिलेगी, उसको भी आप ध्यान से सुनोगे, समझोगे। ठीक है, तो आपके पास जिस भी तरह से वर्क आ रहा है PDF से आपको अपने नोट्स को कंप्लीट करना है, और वीडियो से आपको बहुत अच्छे से चैप्टर को सुनना है, समझना है, और एवरी सब्जेक्ट और एवरी क्लास, ठीक है, हर क्लास में, हर क्लास की सुननी है, जो भी बच्चा जिस भी क्लास में होगा, और आपको अपनी हर सब्जेक्ट की सुननी है। ठीक है, तो आपको घर पर रहकर ध्यान से अपनी स्टडी को कंप्लीट करना है। जैसे भी आपको गाइडलाइन मिलती है उसी तरह से आपके पास मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड अच्छे से स्टडी करिए।